सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कुछ क्लासेज में। तो 16 सितंबर का टेस्ट हुआ था दोस्तों एसएसटी का 100 नंबर का, तो उसी का हम आज आंसर लेके आए हैं और आप सभी बच्चे मिला लीजिएगा अच्छी तरीके से। और क्वेश्चन मिलाने से और क्वेश्चन हम यहाँ से बताएंगे भी। तो चलिए हम लेट न करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 100 क्वेश्चन का टेस्ट था दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि मेजनी का संबंध जो दोस्तों किस संगठन से नहीं था, किस संगठन से नहीं था क्वेश्चन में दिया गया है। कार्बोनरी पहला ऑप्शन है, तो इससे था दोस्तों यंग इटली। यंग इटली की स्थापना ही किया गया था मेजनी के द्वारा और यंग यूरोप के द्वारा, यंग यूरोप का भी स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जालवेरिन, क्योंकि जालवेरिन जो संगठन था दोस्तों ना, यह जो थी व्यापारियों के संगठन थे। तो याद रखना, ये भी मैट्रिक में क्वेश्चन पूछ देता है कि जालवेरिन किस किस संगठन था, तो व्यापारियों के। याद रखना जालवेरिन वह से व्यापारी दोस्तों। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा दोस्तों, यूरोप के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है दोस्तों। तो यूरोप के लिए दोस्तों, तो यूरोप के लिए जो है जर्मनी, तुर्की, इंग्लैंड, ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर होना चाहिए यूनान। यूनान जो दोस्तों यूरोप का पालना भी जिसे कहते हैं, इसका जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो दोस्तों यूरोप वासियों के लिए क्या रहा है, तब प्रेरणा स्रोत रहा है दोस्तों। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोनों का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा दोस्तों। और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई दोस्तों। तो रूस में हम पहले ही बताए थे कि नई आर्थिक नीति जो लाया गया था दोस्तों, तो लेनिन के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि किसने किया और कब किया। तो लेनिन 1921 सही हो जाएगा दोस्तों, लेनिन 1921। अब भारत में भी नई आर्थिक नीति कब आया था दोस्तों, तो 1991। याद रखिएगा, लास्ट में दोनों में एक है दोस्तों, तो यहाँ से भी हम लोग मिला सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। तो वियतनाम युद्ध जो हुआ था दोस्तों, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, समाप्ति जब हुआ था, तो उस समय जो था वहां के राष्ट्रपति थे दोस्तों, तो निक्सन थे। याद रखिएगा निक्सन। जॉर्ज वाशिंगटन की बात करें दोस्तों, तो यह जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा। इनका जो दोस्तों एक दांत जो लगा हुआ था, इनका लकड़ी का भी दांत था। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि युद्ध में इनका जो है दांत टूट गया था दोस्तों, तो लकड़ी का दांत लगा था। याद रखिएगा। और फ्रैंकलिन डी जो है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे। तो इसका चौथा का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा, निक्सन। याद रखिएगा, आप लोग अच्छा से मिला लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा कि महात्मा गांधी के गुरु कौन थे दोस्तों। तो महात्मा गांधी के गुरु थे, हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो महात्मा गांधी के गुरु हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन है पहला गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों, ये थे। दूसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नहीं थे। श्रीमद रामचंद्र, ये भी थे दोस्तों। और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ए और सी, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जबकि ये राजनीतिक गुरु थे। याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु, ये राजनीतिक गुरु थे और ये धार्मिक गुरु थे। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के दो गुरु थे, वो राजनीतिक और वो धार्मिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोग मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठा क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए जो है सरकार के द्वारा कौन सा समिति का गठन किया गया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड पहले देख लेते हैं दोस्तों कि यह हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो कानून आया था दोस्तों, उसी के खिलाफ। ये भी आया था कब दोस्तों, 1919। सर तेज बहादुर सप्रू और सफेदुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हीं के लिए सभा किया गया था जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग जो था दोस्तों, यह अमृतसर में स्थित है और यह कवि जली का संपत्ति था। जालियांवाला बाग किसकी संपत्ति था दोस्तों, तो कवि जली का संपत्ति था। तो इसके लिए जब घटना घटा था, उसके बाद जो है कौन सा समिति सरकार के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो हंटर समिति। याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हंटर समिति। लेकिन कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था दोस्तों, तो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक
समिति का गठन किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए दोस्तों, याद रखिएगा। अब मदन मोहन मालवीय ने ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, BHU जिसे बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो कर्जन, लॉर्ड कर्जन। यानी कि इतना ना कर्जा हो गया था कि इसको विभाजन करना पड़ा, इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। कर्जन विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना हम बता चुके हैं दोस्तों, कुल्टी में खुला था दोस्तों। कहाँ में? तो कुल्टी दोस्तों है, पश्चिम बंगाल में है कुल्टी, याद रखिएगा। और कुल्टी में ही लोहा जो है, लोहा इस्पात का कारखाना खुला था दोस्तों। अगर साक्षी की बात करें दोस्तों, तो साक्षी जो है जमशेदपुर के पास है, जहाँ पर टिस्को है दोस्तों। टिस्को की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1907 में। कौन किया था दोस्तों? तो आप लोग को याद होगा, जमशेद जी टाटा, याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा दोस्तों, याद रखिएगा, जमशेद जी टाटा। और राउरकेला में याद है दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी की सहायता से जो है स्टील प्लांट जैसे कि लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। राज याद करेंगे, जर्मनी की सहायता से। आगे क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? तो यानी कि सिंगापुर जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना दोस्तों? भारत तो 1947 में बन गया था दोस्तों, 1947 में भारत जो है बन गया था दोस्तों। लेकिन सिंगापुर एक सिंह के नाम पर वहां पर उस देश का नाम पड़ा दोस्तों। तो उसका जो है स्वतंत्रता कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। अभी जो है दोस्तों वहां पर बहुत विकसित देश हो गया है सिंगापुर, 1965 में आजाद होने के बाद भी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन दोस्तों 1944 में हुआ था। अब ब्रेटन वुड्स का ही देन है दोस्तों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों का स्थापना इसी सम्मेलन से हुआ था दोस्तों। तो याद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स। ये दोनों को जो है एक दूसरे की जुड़वा बन कहते हैं। अगर विश्व बैंक की जुड़वा बन किसको कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहते हैं दोस्तों, जिसको नाम है IMF। और विश्व बैंक हो गया दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इंग्लैंड में जो है पुस्तक मुद्रित करने का काम जो है सबसे पहले कौन ले गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, वहां का सही आंसर हो जाएगा कैकस्टन। कौन हो जाएगा? इधर ना उधर होना है। इंग्लैंड में कौन हो जाएगा दोस्तों? कैकस्टन नामक व्यक्ति ने ही वहां पर सबसे पहले मुद्रण कला, यानी पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए, छापने के लिए गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस साल में किया दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है मराठा का प्रकाशन किस साल किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जो है 2 पत्रिका निकाले थे, वो मराठा निकाले थे, वो निकाले थे केसरी दोस्तों, याद रखिएगा। केसरी का जो है प्रकाशन हुआ था दोस्तों मराठी भाषा में, याद रखिएगा। आज जबकि मराठा का हुआ था दोस्तों अंग्रेजी भी, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा आपका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन में भी बार बार पूछता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इंडिका पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, याद रखिएगा, मेगास्थनीज। कौन था दोस्तों? तो मेगास्थनीज सही ऑप्शन हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दार्शनिक बन के आया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसी के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखा गया था। फाहियान जानबे करते हैं दोस्तों, चीनी यात्री था। हेनसांग भी जानते हैं, चीनी यात्री था, जो हर्षवर्धन के काल में आया था। अब फाहियान आया था विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में।
विक्रमादित्य की उपाधि पाने वाले भारत में 14 व्यक्ति हुए दोस्तों। सबसे चर्चित व्यक्ति था कौन? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिबा बाई फुले। इनका तो जो है दलितों के उत्थान से संबंधित है दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम है सावित्री बाई फुले, याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले। यह जो तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, याद रखिएगा। जब कोई पढ़ना नहीं चाहता था, जब कोई महिला पढ़ती नहीं थी, उस समय शिक्षिका बन गई थी, याद रखिएगा, सावित्री बाई फुले दोस्तों। रामास्वामी नायकर ये भी थे, भीमराव अम्बेडकर ये भी थे दोस्तों। इनमें सही ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है दलितों को उत्थान से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं थे, भारतीय स्वतंत्रता के बहुत बड़े नेता थे और भारतीय संविधान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। और एक बिहार के व्यक्ति है, जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था, सिवान जिला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो पंचायती राज संस्था दोस्तों भारत में पहली बार जो है 1959 ईस्वी में जो है 1959 ईस्वी में कहाँ में लाया गया दोस्तों? 1959 ईस्वी में JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों 2 अक्टूबर को सबसे पहले राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में शुरू किया गया था, याद रखिएगा दोस्तों। तो यह जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा यह कानूनी मान्यता प्राप्त हुआ दोस्तों? तो पंचायती राज याद रखेंगे दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, और जबकि नगर पालिका याद रखेंगे दोस्तों नगर पंचायत, नगर पंचायत दोस्तों 74वां, ये दोनों याद रख लेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसी है? तो किसी भी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार दोस्तों तो होता है संसद के पास होता है। किसके पास होता है? संसद के पास, याद रखिएगा, संसद ही कर सकता है। संसद में कौन कौन शामिल होता है दोस्तों? इसमें राज्यसभा शामिल होता है, लोकसभा शामिल होता है और राष्ट्रपति शामिल होता है। यही तीनों लोग मिल जाते हैं दोस्तों, तीनों संस्थाएं मिल जाती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं? संसद। सरला, स से हो गया संसद, तो संसद हो गया 79 अनुच्छेद में हो गया दोस्तों, र से हो गया राज्यसभा तो 80, अल्लाह से हो जाएगा लोकसभा तो 81, याद रखिएगा, ये भी याद कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें दोस्तों तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अभी भी 3 बार लग चुका है दोस्तों, याद रखिएगा 3 बार। जब भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 ईस्वी में दोस्तों, तब लगा था, याद रखिएगा, भारत चीन युद्ध के समय, भारत और चीन युद्ध। फिर 1971 में लगा दोस्तों भारत और पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था दोस्तों। और फिर 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने राष्ट्रीय अशांति यानी भारत में अशांति को लगाई थी, तो वो हो गया 3 गो, यानी कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लागू हुआ है। और राष्ट्रीय आपात जो है अनुच्छेद 352 से लागू किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 352 से। अब भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। भारत में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया गया है संविधान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 2024 में लोकसभा का चुनाव का क्रम क्या था दोस्तों? तो 2024 में लोकसभा का चुनाव का क्रम क्या था? तो हमें एक क्वेश्चन बार बार बताते रहते हैं आप लोग क्लास में कि 2024 में जो हुआ था दोस्तों 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें जो है सबसे अधिक सीट किसके मिला दोस्तों? तो बीजेपी को मिला दोस्तों, भाजपा को मिला सबसे अधिक सीट। अब फिर से प्रधानमंत्री कौन बने दोस्तों? तो नरेंद्र दामोदर दास तीसरी बार बन गए हैं मोदी जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किस में बनी रहती है? तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, ऑप्शन से देखते हैं। सैनिक शासन, ये नहीं होगा सही। अधिनायक शासन, ये भी नहीं दोस्तों। गैर लोकतांत्रिक शासन, नहीं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतंत्र में,
लोकतंत्र में जो है हमेशा संवाद बना हुआ रहता है सरकार से दोस्तों, याद रखिएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है दोस्तों, यह कथन किसका है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही सभी लोग जानते होंगे कि यह कथन किसका है। 20वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ये दोस्तों इनके बारे में क्या बताइए, वार्ड का चुनाव भी कभी नहीं जीते थे, सब चीज का लगभग चुनाव लड़े लेकिन नहीं जीते। ये लास्ट बार क्या जीते? तो राष्ट्रपति का चुनाव जीते। इन्हीं के चुनाव लड़ने के प्रवृत्ति के कारण ही इनकी पत्नी भी छोड़कर चली जाती है दोस्तों। अरस्तु के बताए किया दोस्तों, अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु थे। विश्व विजेता जो सिकंदर था उसके गुरु थे कौन? अरस्तु थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि गरीबी रेखा से निर्धारण हेतु, गरीबी रेखा का निर्धारण हेतु दोस्तों कितना कैलोरी मापदंड जो है गांवों में यानी कि ग्रामों में रखा गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो दोस्तों होगा कैलोरी मापदंड कितना? 2400, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। और जबकि शहरी क्षेत्र में कितना होता है? तो शहर के लोग आदमी कम काम करते हैं, शारीरिक रूप से कम काम करते हैं, इसलिए उनको 2100 कैलोरी आवश्यकता होती है, जबकि देहात के लोग कैलोरी अधिक यूज करते हैं क्योंकि यहाँ कठिन काम करते हैं, ठीक ना। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय, पूरे एक साल में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं कुछ नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय कहते हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय आय में जो है कुल व्यक्तियों से कुल जनसंख्या से भाग दे देते हैं तो हो जाता है क्या? प्रति व्यक्ति आय दोस्तों, या प्रति व्यक्ति औसत आय दोस्तों, याद रखिएगा। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन में भी बार बार पूछते रहता है कि भारत में मौद्रिक नीति आखिर बनाता कौन है? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाने वाला संस्था का नाम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे बोलते हैं दोस्तों। इसका स्थापना दोस्तों 1935 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा 1935 में। 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में दोस्तों। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है दोस्तों? तो इसके वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। अगर पहले गवर्नर की बात करेंगे दोस्तों तो ओसबोर्न स्मिथ। अब पहले भारतीय गवर्नर की बात करेंगे दोस्तों, इंडियन पहले गवर्नर, इंडियन दोस्तों, तो ये हो जाएगा सीडी देशमुख। याद रखिएगा। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है दोस्तों भारत में? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हाल ही में किस देश के सरकार के मुख्य सलाहकार बने हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। मोहम्मद यूनुस के बारे में पहले भी बता चुके थे कि वो बांग्लादेश के एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की सरकार थी, शेख हसीना। वहां पर आंदोलन जो है तीव्र होने के कारण आरक्षण के लिए वहां से शेख हसीना इस्तीफा देकर जो है भारत में आ गए। फिर वहां पर गठन किया गया किसके द्वारा? तो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को बुलाया गया। इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की अवधारणा सबसे पहले यही दिए थे बांग्लादेश में। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र, सही आंसर हो जाएगा बी। कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्रथम क्षेत्र दोस्तों। और सेवा क्षेत्र कौन होता है? तो तृतीय क्षेत्र दोस्तों। और सबसे अधिक भारत में जो है योगदान भारत के जो है राष्ट्रीय में किसका है? तो सेवा क्षेत्र का है, याद रखिएगा। जैसे जैसे देश विकसित होता है सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ते जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? तो ये पहले ही बता दिए थे दोस्तों जब हम रूस में नई आर्थिक नीति बता रहे थे कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है दोस्तों। तो भारत में नई आर्थिक नीति लागू किया गया है 1991 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार के समय, उस समय जो थे वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? तो उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं जिनका सिग्नेचर जो है नोटों पर भी मिलता है, क्योंकि वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में कितने दिनों के अंदर अपील करना होता है? तो इसमें 1 महीना के अंदर, यानी कि 1 महीना में लगभग हम लोग मानते हैं 30 दिन होता है, तो 30 दिनों के अंदर इसमें अपील कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन 28 है दोस्तों, तट रेखा से कितने नॉटिकल मील के क्षेत्र सीमा अपवर्तन से आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो ये 200 नॉटिकल मील दोस्तों, याद रखिएगा। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है दोस्तों? तो 1852 मीटर होता है दोस्तों, 1852 मीटर, यानी कि 1.852 किलोमीटर दोस्तों, याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील। और जो है किसी भी देश का जो है सीमा कितना होता है दोस्तों जल में, यानी कि समुद्र के किनारे कोई देश है तो उसका सीमा कितना, तो उसका 12 नॉटिकल मील होता है दोस्तों। लेकिन अपमार्जक क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक दोस्तों? 200 नॉटिकल मील, याद रखिएगा 200 नॉटिकल मील रहता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपटीशन के दृष्टि से, आप लोगों को मैट्रिक के भी दृष्टि से, कंपटीशन वाले बच्चे के लिए भी बहुत लाभदायक है। और किन्हीं को अगला क्वेश्चन है 29 नंबर दोस्तों, कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस मिट्टी का विस्तार है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन मिट्टी का दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी का। और सबसे अधिक कौन फसल होता है दोस्तों? तो सबसे अधिक चावल फसल होता है भारत में, याद रखिएगा सबसे अधिक चावल होता है। सबसे अधिक चावल कहाँ में होता है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में होता है, याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, याद रखिएगा। अगर काली मिट्टी बात करें दोस्तों, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? कारे, रेगुर मिट्टी। हम लोग याद करवाते हैं ट्रिक से, कारे, याद करो कारे, का से काली मिट्टी और रे से रेगुर मिट्टी दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत माता का मंदिर कहा? तो ये बहुत बार जो है, एक बार बिहार पुलिस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था दोस्तों। हम कंपटीशन के क्लास भी लेते थे, उस समय उन सभी को बताए थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के द्वारा कहा गया था कि भारत को जो है नदी जोड़ो परियोजना को, देश के या बांधों को जो नदी जोड़ा जा रहा है उसको भारत का मंदिर कहे थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पीने लायक मीठे जल का कितना प्रतिशत नहीं है? तो पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल जो है कितना प्रतिशत नहीं है दोस्तों? तो पीने लायक जल कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो सिर्फ 2.5% ही जल जो है पीने लायक है। तो नहीं पीने लायक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही दोस्तों, 97.5%। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना था दोस्तों, कितना बच्चों का गलत हो गया होगा, नहीं ध्यान दिए होंगे। भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र विकसित किया गया। तो भारत का पहला जैव आरक्षण क्षेत्र कहाँ में विकसित किया गया था दोस्तों? तो हमको याद है, आप सभी को भी बताए हैं, यह नीलगिरी में विकसित किया है। कहाँ पर दोस्तों? नीलगिरी में दोस्तों, याद रखें। नीलगिरी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। नीलगिरी ऐसा जगह दोस्तों जहां पर जो है चाय प्लस कॉफी दोनों की खेती एक साथ की जाती है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कुद्रेमुख लोहा एस खान किस राज्य में स्थित है? तो कुद्रेमुख, क से कुद्रेमुख आप लोग को हम बताए थे। क से क्या होता है दोस्तों? तो कर्नाटक होता है। क से कुद्रेमुख कौन सी उत्पादन करता है? लोहा। और कहाँ में है दोस्तों? तो कर्नाटक। चंदन की सबसे अधिक लकड़ी कहाँ मिलती है दोस्तों? तो चंदन की लकड़ी मिलती है कहाँ में? कर्नाटक में। कर्नाटक में और क्या मिलता है? क से कर्नाटक, क से कॉफी दोस्तों, याद रखिएगा। क से कर्नाटक, क से कैगावन दोस्तों, याद रखिएगा। कैगा जो है तापीय विद्युत केंद्र दोस्तों, कैगा तापीय विद्युत केंद्र कहाँ में है? तो क से कर्नाटक में दोस्तों। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? माने सबसे अच्छा कोयला, सबसे सर्वोत्तम कोयला, सबसे अधिक जिसमें मात्रा कार्बन का रहता है, लगभग 90% से भी ज्यादा उसमें कार्बन की मात्रा रहता है, यानी कि कोयला 90% से ज्यादा जल जाता है। तो एक ऐसा कोयला हो जाएगा दोस्तों, तो पीट हो जाएगा लिग्नाइट, बिटूमिन में कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, नॉनॉक्टिज, क्योंकि इसका नाम हो जाएगा दोस्तों एंथ्रासाइट। बहुत बार आप लोग को बताए हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक राज्य में है? तभी आपको बताया है दोस्तों, कैगा है। कौन है दोस्तों? तो कैगा है जो है कर्नाटक में, याद रखिएगा कैगा है कर्नाटक में। गोरखपुर कहाँ में है दोस्तों? तो गोरखपुर है, गोरखपुर पश्चिम बंगाल। अब कहिएगा कि गोरखपुर तो उत्तर प्रदेश में भैया, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन गोरखपुर जो है परमाणु विद्युत गृह कहाँ बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर जो है पश्चिम बंगाल में होगा दोस्तों। नरौरा कहाँ में दोस्तों? तो नरौरा है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश दोस्तों। अब बरौनी कहाँ में है दोस्तों? तो बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना बरौनी जो है बिहार के बेगूसराय में।
बिहार के जिला कौन हो गया, ब से बरौनी या ब से बेगूसराय दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, माने दाल में सबसे अधिक कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है दोस्तों। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को क्या आंसर होगा। तो सबसे अधिक दाल जो है तो दोस्तों यह जो है प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है दोस्तों, प्रोटीन याद रखिएगा। प्रोटीन से लगभग हमारे शरीर का 30% भाग बनता है, तैयार होता है प्रोटीन से, याद रखिएगा। विटामिन सी किस में सबसे अधिक पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। अगर माना जाता है दोस्तों कि आंवला डेली 1 पीस खाया जाए कच्चा, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 ऐसा फल है आंवला और सेब दोस्तों। विटामिन ए गाजर भी याद है हुआ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सिलिकॉन शहर यानी कि सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन घाटी कहाँ में है दोस्तों, तो बेंगलुरु में, याद रखिएगा। भारत का जो है सिलिकॉन वैली कहाँ में है, तो बेंगलुरु में दोस्तों। भारत में अगला क्वेश्चन है दोस्तों 38 नंबर, भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 1853 ईस्वी में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। तो उस समय कौन था शासन दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी था दोस्तों 1853 में दोस्तों। कहाँ से कहाँ तक रेल चला था दोस्तों, तो मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर दोस्तों, कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर दोस्तों चला था, याद रखिएगा। ब्लैक ब्यूटी ट्रेन का नाम था, ब्लैक ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि इलाहाबाद से हल्दिया तक के राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर कौन है। तो इलाहाबाद से हल्दिया जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इलाहाबाद से हल्दिया जो राष्ट्रीय जलमार्ग है दोस्तों, तो यह है जो है नेशनल वाटर वाला जो है, जल वाला दोस्तों, यह 1 नंबर का है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन सी में भी 0 1 है, इसका अर्थ हो गया 1। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा सही, ए और सी। बच्चों को फंसाने के लिए दिया जाता है क्योंकि वह ऑप्शन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कम से कम टेस्ट में ही उन सभी बातों पर ध्यान दे दिया जाए कि आगे गलती ना हो उनसे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर की, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है। तो भारतीय रेल जो दोस्तों कितने जोन में बटा है दोस्तों, भारतीय रेल वर्तमान में जो दोस्तों 18 जोन में बटा है। कितना जोन में दोस्तों, 18 जोन में बटा है, याद रखिएगा। सबसे 18वां जोन कौन बना था दोस्तों, यह दोस्तों साउथ कोस्ट गार्ड, दक्षिण तटीय रेलवे। यह सिकंदराबाद डिवीजन से तोड़कर थोड़ा सा बनाया गया दोस्तों। इससे पहले 17 था। बिहार में मात्र 1 है, हाजीपुर में, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, याद रखिएगा। कांटी तापी विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कांटी, क्योंकि कांटी जबले हम ठोकेंगे नहीं, जबले कांटी मुड़ेगा नहीं। तो कांटी तापी विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो कांटी ठोकते हैं और दीवार बरियार होता है तो मुड़ जाता है, यानी कि मुजफ्फरपुर में है कांटी, याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर में है कांटी तापी विद्युत केंद्र दोस्तों, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो पटना के बाद दूरे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो दूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो दरभंगा जाएंगे। कहाँ जाएंगे, दरभंगा, याद रखिएगा। पटना के बाद सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि लोगों की जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक। अगर पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है, तो भारत में सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य है बिहार। और बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो ये हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है समुद्र में भूकंप आने को क्या कहते हैं, तो समुद्र में जो भूकंप आता है उसी का नाम है दोस्तों सुनामी, नाम है, याद रखिएगा। सुनामी में क्या हो, समुद्र में जब भूकंप आता है दोस्तों तो सुनामी में लहरें ऊंची ऊंची उठती है। जापान में ये हमेशा आते रहता है, इसलिए जापान में लकड़ी का भी घर बनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जो है प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र में जो है भूकंप हमेशा आते रहता है दोस्तों, याद रखिएगा, क्योंकि वहां का जमीन जो है पतला है दोस्तों। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रवण है, सूखा, माने सूखा सबसे अधिक कौन भाग है दोस्तों, तो बिहार का सबसे अधिक सूखा हो जाएगा दक्षिणी बिहार दोस्तों। उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है,
दक्षिणी बिहार सबसे सूखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। 44 के 45 हम लोग देख लेते हैं कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं। तो जो लोग मलबे में दब जाते हैं दोस्तों, कब मलबे में दबेगे दोस्तों, जब भूकंप आया दोस्तों। भूकंप आता है तो भूकंप में 3 लहर निकलता है दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, जिसको लव्स तरंगे कहते हैं। प्राइमरी हमें सूचित करता है कि भागो भागो भूकंप आया, सेकेंडरी कहता है बुआ जल्दी भागो, लेकिन जब एल तरंग आता है तो ये चलता है ऐसे ऐसे आरी के समान। इसका नाम ही है लव्स तरंगे और यह क्षति सबसे अधिक पहुंचाता है, इसी के कारण घर द्वार गिरता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा दोस्तों। इसी से हम लोग टेम्परेचर माप कर ज्ञात करते हैं कि कोई व्यक्ति उसमें दबा हुआ है या नहीं, क्योंकि व्यक्ति का जो है मनुष्य का टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन। तो मनुष्य का तापमान दोस्तों इतना होता है, फ़ारेनहाइट में 98.6, 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 केल्विन में। सब तापमान एक ही है लेकिन मात्रक अलग अलग लगा हुआ दोस्तों। सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य, तो भूस्खलन कहाँ पर होता है दोस्तों, ये पहाड़ों के किनारे होता है, पहाड़ों पर होता है। तो सबसे अधिक जो है उत्तराखंड में होता है दोस्तों। जमीन खिसक जाता है, आप लोग सुनते होंगे कि बरसात के दिनों में अधिक बारिश होने के कारण जमीन खिसक गया, जिसे रास्ता बंद हो गया दोस्तों, तो वही भूस्खलन है। सबसे अधिक काम होता है उत्तराखंड में। 47 नंबर क्वेश्चन है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेनिन दोस्तों। याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु 1924 में होती है दोस्तों, याद रखिएगा लेनिन ने ही दोस्तों युद्ध का अंत करो का नारा दिया था प्रथम विश्व युद्ध में। और प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों सबसे पहले युद्ध छोड़कर भागने वाला भी देश रूस ही था। अगला क्वेश्चन है 48, वर्जिन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन है। तो वर्जिन सॉइल उपन्यास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुर्गनेव, याद रखिएगा। लियो टॉलस्टॉय क्या लिखे, युद्ध और शांति दोस्तों। यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वार एंड पीस। महात्मा गांधी बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत सारे, लेकिन इसका जो आत्मकथा का नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, याद रखिएगा। मेरे सपनों का भारत, ये सब लिखे हैं। मदद हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहते थे दोस्तों, तो हिंद चीन में जो फंसते थे उसको कहते थे कोलोन। ट्यूडर जो था दोस्तों, ये इंग्लैंड के राजा जो बनते हैं उसी वंश के। बुर्बो वंश कहाँ का था, तो बुर्बो वंश भी पढ़ना हम लोग को, फ्रांस में था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि चटगांव शस्त्रागार से किनका संबंध था। तो चटगांव जो है वर्तमान में दोस्तों बांग्लादेश में है, याद रखिएगा। पहले जो था भारत में था जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, अभी बांग्लादेश में। तो चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, वहां के शस्त्रागार को लूट लिए थे कौन, तो किन के नेतृत्व में, तो सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जानते थे। 1930 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। घटनाक्रम को पहले से बाद में सजाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप हमको लगता है आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, यानी कि घटनाक्रम को जो है पहले से बाद में सजाना है कि सबसे पहले घटनाक्रम कौन हुआ दोस्तों, तो उसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद कौन हुआ तो उसके बाद लिखना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन, ये हुआ असहयोग आंदोलन 1920 में। क्रिप्स मिशन दोस्तों 1942, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ दोस्तों, 1930। तो अब आप लोग सरिया सकते हैं दोस्तों सबसे अधिक, तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ 1920। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी में दिया है, तो ये दोनों में से क्वेश्चन। उसके बाद हो जाएगा 1930 वाला 4 ऑप्शन, 1 4 3 2, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका दोस्तों, 1 4 3 2 दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बीपीएससी सचिवालय सहायक अन्य एग्जामों में पूछा जाता है कंपटीशन में, इसलिए हम दे दिए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन एवं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, या इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो जिनेवा में है। जिनेवा किस देश में है दोस्तों, तो स्विट्जरलैंड में है। तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्विट्जरलैंड और जिनेवा, यानी कि ऑप्शन ए और बी, याद रखिएगा। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक
एगो लिखे थे, उसी में धन निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। द पॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे ढकले जा रहा है उसका क्या है, तो इंग्लैंड का जो है कानून जिम्मेवार है दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीरातुल अखबार। मीरातुल अखबार के संस्थापक कौन थे? यह जो है भारत में जो है फारसी भाषा में छपने वाले जो है प्रथम पत्रिका थी मीरातुल अखबार, जिसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय दोस्तों, राजा राम मोहन राय। इन्हीं के द्वारा 1928 में किसका स्थापना किया गया था दोस्तों? ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ, तो बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था, याद रखिएगा। अब बांग्लादेश को आजाद कराने में भारत का महत्वपूर्ण योगदान था। इंदिरा गांधी ने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे दोस्तों, याद रखिएगा। और उसी समय जो है आपातकाल लगा था। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तो जनता पार्टी की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, याद रखिएगा दोस्तों। जनता पार्टी की सरकार जब 1975 में दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो उसी के खिलाफ में जो है भारत में चुनाव होता है भयानक रूप से। जयप्रकाश नारायण का जो है संपूर्ण स्वतंत्रता क्रांति का नारा दिया गया था, बिहार के व्यक्ति थे। और उनके बाद जो है जनता पार्टी का सरकार आता है। पहली बार कांग्रेस को पहली बार जो है विपक्ष में बैठना पड़ता है दोस्तों, तो उसमें भी मोरारजी देसाई वहां का जो है प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, मोरारजी देसाई, जो कि पहले कांग्रेस में रह चुके थे दोस्तों, याद रखिएगा। आप पूर्ण रूप से पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने कांग्रेस में कहियो नहीं शामिल हुए, वो प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो है अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या कितना है, तो वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन है तो कुल सीटों की संख्या है 543 सीट दोस्तों। कितना है? 543। और कुल सीट कितना है दोस्तों? निर्वाचन के लिए 543, कुल सीट दोस्तों ये भी हो गया है 543। पहले हुआ करता था दोस्तों 545। 2 को जो है एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत किया जाता था, लेकिन संविधान संशोधन 104 के तहत इसको अवैध घोषित कर दिया गया और 543 सीट है और 543 सीट पर चुनाव होता है। बिहार में कितने सीट है लोकसभा के, तो बिहार में कुल 40 सीट है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहार में कितने सीट है? 40 सीट, याद रखिएगा दोस्तों। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है पुणे प्रिंटिंग प्रेस, होशंगाबाद, देवास, ये तीनों गलत है दोस्तों। ये जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों, याद रखिएगा, आरबीआई, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं, रिजर्व बैंक। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान, सभी के लिए शिक्षा दोस्तों। शिक्षा जो है वह चीज है, शिक्षा उस शेरनी का दूध के समान है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा दोस्तों। भीमराव अंबेडकर का कथन था दोस्तों कि पैरों में जूते हो या ना हो, पैरों में जूते बल्कि ना हो, लेकिन हाथों में किताबें होनी जरूरी है। किताब जरूर पकड़िए दोस्तों, किताबें कभी धोखा नहीं दिया करती हैं। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ कब हुआ दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2001 में दोस्तों। अगर राइट टू एजुकेशन दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन भारत में कब लागू हुआ दोस्तों? तो ये जो है 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था दोस्तों कि राइट टू एजुकेशन, लेकिन लागू हुआ कब? 2010 में दोस्तों, याद रखिएगा। राइट टू एजुकेशन जिस प्रकार होता है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये 2005 में आया था दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा 60 नंबर कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है, तो पूरे विश्व में सबसे बड़ियार देश आर्थिक में अभी भी बना हुआ कौन है दोस्तों? अमेरिका ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 दिसंबर, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम तो 2005 में अभी बताए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका।
ऑप्शन नंबर कौन ए सही हो जाएगा दोस्तों, ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसका जो है डी हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कैसा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो दोस्तों सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, ये मानवकृत, ये तो गलत हो जाएगा। पुनः पूर्ति योग, इसको जो है बहुत बार प्रयोग करेंगे फिर भी खत्म नहीं होगा, चक्रीय भी है, ये सब गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करें तो 1992 में आयोजित हुआ था। कहाँ में, तो ब्राजील के एक शहर है रियो डू जेनेरियो में। यह जो है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है, जबकि ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। काली मिट्टी की सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है। सबसे पहले तो बताया काली मिट्टी, क से काली मिट्टी, इसमें क से होता है कपास, क से काली मिट्टी और मिट्टी कहते थे कारे, कारे कहे थे कारे, तो का से काली मिट्टी, रे से रेगुर मिट्टी। और सबसे अधिक कहाँ में होता है दोस्तों, तो ये होता है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही दोस्तों, महाराष्ट्र सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र दोस्तों। उसके बाद होता है गुजरात दोस्तों, उसके बाद आंध्र प्रदेश ऐसे आता है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना कहां पर है दोस्तों, सतलज नदी पर है, याद रखिएगा सतलज नदी। नाथपा झागरी, ये सभी जो दोस्तों नाथपा झाकरी या कोलेडम दोनों भी सतलज नदी पर, याद है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी कौन नदी है दोस्तों, गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन हो जाएगी, जमुना नदी हो जाएगी। और जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी दोस्तों, तो सरस्वती नदी, इसको नदीत्मा कहते थे, नदियों की माता कहते थे ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीनतम वेद कौन है विश्व का, तो वह है ऋग्वेद दोस्तों। और सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद। मीठे जल की सबसे बड़ी झील भारत में कौन है दोस्तों, तो भारत में बुलर झील है जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, तो यानी कि जम्मू कश्मीर में है बुलर झील, याद रखिएगा। चिल्का झील दोस्तों खारे पानी की झील है, लेकिन यह जो है भारत की सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी झील और खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, याद रखिएगा दोस्तों। सांभर झील जो है दोस्तों, इसका पानी जो है इसमें सबसे अधिक जो है नमक निकलता है झील में, और सबसे खारा झील है सांभर झील, याद रखिएगा। विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन है, तो सुप्रियर है दोस्तों। मीठे जल दोस्तों, सुप्रिया साबुन से आप लोग नहावे किए होंगे, तो सुप्रिया साबुनेशन प्रयोग कीजिएगा सुप्रिया झील को। भारत के पूर्वी तट पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, बंगाल में पाया जाता है डेल्टा वन। कौन, डेल्टा, क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा। कहाँ में है, सुंदरवन डेल्टा, जिसमें बंगाल टाइगर पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, डेल्टा वन। 69 नंबर क्वेश्चन है कि रैट होल खनन किस राज्य में प्रचलित है, तो रैट होल खनन या पहाड़ी क्षेत्रों में ही लगभग होता है दोस्तों, तो रैट होल खनन है मेघालय में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, हाल ही में भारत के उस सुरंग में जो है आदमी बहुत सारा फंस गया था, तो रैट होल खनन करके ही दोस्तों उन सभी को रेस्क्यू किया गया था। लगभग 10 दिन 5 दिन के बाद, 15 दिन के 10 दिन के बाद दोस्तों 17-18 व्यक्तियों को बचाया गया था दोस्तों सुरंग में फंस जाने का। रैट होल चूहे के अनुसार खोदा जाता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल भारत में कौन है दोस्तों, डिगबोई। यहाँ तो जो होता है दोस्तों तेल का उत्पादन होता है, पेट्रोल का, गैस का। घाटशिला में क्या होता है, तांबा दोस्तों। झरिया में होता है कोयला। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। यूरेनियम हो जाता है झारखंड के जादूगोरा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तेल शोधक कारखाना विश्व में सबसे बड़ा कहाँ है, तो विश्व में सबसे बड़ा जहां रहेगा दोस्तों तेल शोधक कारखाना, तो वहां लगेगा जाम, इसलिए उसका नाम है जामनगर। जामनगर कहाँ में है, तो हो जाएगा दोस्तों गुजरात। जामनगर कहाँ में दोस्तों, तो हो जाएगा गुजरात। बरौनी है बिहार में।
बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो दोस्तों बोकारो में खोला गया था, याद रखिएगा। यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में खोला गया था। कौन पंचवर्षीय योजना में? तीसरा में। ये जो है रूस के सहायता से, कौन देश के सहायता से? उस समय हुआ करता था सोवियत संघ रूस, यानी कि पूरा इकट्ठा। 1991 में जो है सोवियत संघ बट गया, इससे लगभग 15 देश अलग हो गए। 15 देश अलग होने के बाद भी जो है सबसे बड़ा देश अभी विश्व का। इसका ऐसा क्षेत्र है कि इस देश में एक तरफ जो है दिन रहता है, एक तरफ रहता है रात। इसके जो एशियाई भाग हैं, जो भाग एशिया में पड़ते हैं, ये तो पूरा लगभग यूरोप में पड़ता है, लेकिन जो भाग एशिया में पड़ते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों? साइबेरिया क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चावल के उत्पादक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर आता है? तो ये बोकारो वाला याद रखिएगा। और राउरकेला जर्मनी से दोस्तों, राउरकेला। और दुर्गापुर ब्रिटेन से दोस्तों। राउरकेला उड़ीसा में, रा के बाद आ गया वो उस उड़ीसा। दुर्गापुर, दुर्गा पूजा कहाँ में होता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में सबसे बढ़िया। चावल सबसे अधिक कहाँ में दोस्तों? पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल यहाँ भी हो जाएगा, चावल सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुआ था 1907 में जो दोस्तों साक्षी नदी के किनारे 1907 में हुआ था। 1807 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी होता है 1907, जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था दोस्तों। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो कौन सा पतन? यानी कि बंदरगाह, जहां पर समुद्री जहाज आकर रुकते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म स्टेशन पर आकर रुकते हैं ट्रेन, उसी प्रकार से पतन पर आकर रुकते हैं, बंदरगाह पर आकर रुकते हैं जहाज समुद्र के। तो किस पतन का दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा मुंबई। यह मुंबई जो है दोस्तों पतन का नया नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो किस राज्य में हो जाएगा? बिहार ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सही होगा बी ऑप्शन। हाजीपुर राज्य नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका मुख्यालय हाजीपुर में है। लेकिन हम पूछे हैं कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय किस राज्य में है, तो बिहार आंसर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो मंदार तो ये हो जाएगा बांका, यानी कि मंदरा का पकड़ ले बंदरा। तो मंदार तो बंदर, याद रखिएगा बांका। ट्रिक पर भी कुछ याद करते चलेंगे, हम लोग को बहुत सुविधा हुआ दोस्तों। निम्नलिखित में कौन पटना में नहीं स्थित है? आप लोग को बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन पटना में नहीं स्थित है? जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यह पटना एयरपोर्ट का नाम है दोस्तों। यह है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये भी है दोस्तों, क्योंकि यह नाम है चिड़ियाघर का। बुद्ध नेशनल पार्क यानी बुद्धा नेशनल पार्क जो जंक्शन के बगल में है दोस्तों। शेरशाह का मकबरा ये है दोस्तों सासाराम में, रोहतास जिला के सासाराम में है शेरशाह का मकबरा दोस्तों, याद रखिएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ में हो गया दोस्तों? तो यह जो है सासाराम में, तो यह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह पटना में नहीं है, सासाराम में दोस्तों, झीलों के बीच स्थित है। झीलों के बीच में माने कि एगो झील है, झील के बीच में स्थित है शेरशाह का मकबरा। भारत में रुपया का सिक्का सबसे पहले इसी ने जारी किया दोस्तों, ठीक ना, 1541 में, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी, पटना, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो झारखंड राज्य का गठन किया गया था दोस्तों 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को स्थापना हुआ था किसका दोस्तों? छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड बट गया था दोस्तों। झारखंड जो है पहले बिहार में था, लेकिन अलग हो गया दोस्तों। साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? ये हो जाएगा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी जो है लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बनी है, बहुत अच्छा काम किया, वहां पर 30 से 35 सीट अकेले जीत गई है। जिसके जो है अभिनेता है कौन? अखिलेश यादव, याद रखिएगा, मुलायम सिंह यादव के पिताजी। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो दल बदल कानून यानी कि चुनाव जीते इस दल में रह के और जीतने के बाद दूसरा दल में चले गए। तो यह कानून कब आया था दोस्तों? तो उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, 1985 में आया था। कौन? राजीव गांधी की सरकार थी, याद रखेगा। 1984 में हो जाती है इंदिरा गांधी की हत्या। इंदिरा गांधी जिसे भारत का जो है
दुर्गा कहा जाता था। इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है, उसके बाद राजीव गांधी जीतते हैं दोस्तों, और सबसे अधिक सीट लाते हैं। उतना सीट आज तक लाके कोई नहीं जीता दोस्तों, 400 से ज्यादा सीट लाए थे। दल बदल जो है संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन से लागू किया गया था दोस्तों, और 10वां अनुसूची में रखा गया है। 52वां 5 दूनी 10। किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? जब दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को जो है जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था। कहां से दोस्तों? लाहौर रावी नदी के तट पर। तो उसी दिन घोषणा किए थे कि अगले साल से प्रत्येक 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? तो पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसी 26 जनवरी को याद रखने के लिए भारतीय संविधान इसी दिन लागू किया गया। दोस्तों भारत के लिए पहली फैक्ट्री एक्ट कब पारित की गई? प से पहली है तो मैं पहली लगा रहेगा दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1981। नहीं होगा दोस्तों, यह जो है क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। 83 में सबको सही नंबर मिल जाएगा, क्या कि इसका सही ऑप्शन है 1881 दोस्तों, याद रखिएगा 1881 में याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो दोस्तों भारतीय पत्रकारिता पर रोक लगाने के लिए, भारतीय भाषा में छपने वाले पत्रकारिता पर रोक लगाने के लिए लाया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह जो है लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लाया गया था और इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने, याद रखिएगा दोस्तों। और इस प्रेस एक्ट के कारण जो है कौन ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात जो है अपनी भाषा बदल लेती है दोस्तों? बांग्ला में छपने वाली पत्रिका जो है इंग्लिश में छपने लगती है। तो अमृत बाजार पत्रिका, याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष जो है इसके संस्थापक थे दोस्तों। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा कला की शुरुआत कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ दोस्तों मुद्रण कला, याद रखिएगा। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विलियम्स। कौन शुरू किया था? तो डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा विलियम्स दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 87 नंबर के, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? तो तीन कठिया प्रणाली क्या था दोस्तों? सबसे पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तीन कठिया प्रणाली, तो यह जो है चंपारण इसके लिए फेमस हुआ। 20 कट्ठा जमीन में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील की खेती जहां पर की जाती थी वहां का जमीन जो है बंजर हो जाती थी, इसलिए वहां के जो है किसान बहुत पीड़ित थे, इसलिए यह किन पर लागू थी? किसानों पर लागू था। याद है दोस्तों। यही इसी के कारण जो है चंपारण सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी जाकर, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल आने का न्योता देते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। 1917 में कहा जाते हैं चंपारण सत्याग्रह करने। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो दांडी यात्रा के नाम से मशहूर 12 मार्च 1930 को शुरू किए दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से, और 385 किलोमीटर यात्रा करने के बाद लगभग अपने 78 अनुयायियों के साथ कहां पहुंच गए? दांडी नामक जगह पर। और दांडी में जो है अपने हाथों से महात्मा गांधी नमक बनाकर नमक कानून भंग करते हैं। बिहार में समुद्र तट न होने के कारण यहाँ पर चौकीदारी प्रथा के लिए जो कर लिया जाता था, गांव की रक्षा के लिए चौकीदारी कर, उसके लिए आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी दोस्तों चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो चौरी चौरा कांड दोस्तों हुआ था कब? तो 5 फरवरी 1922 को, और जो है 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया आंदोलन। कौन दोस्तों? तो असहयोग आंदोलन, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में दोस्तों, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919-20 में शुरू हुआ था, अली बंधु इसके नेता थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में दांडी मार्च के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942।
इसी में महात्मा गांधी नारा देते हैं डू एंड डाई, करो या मरो। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी। रमेश की जगह पर हम करवा दिए थे व्योमेश, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। दूसरे अध्यक्ष थे कौन दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। तीसरे अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो तीसरे अध्यक्ष थे तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। और चौथे अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। यानी कि प्रथम 4 अध्यक्ष जो है 4 धर्म थे दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी हिंदू धर्म से, दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से, और जॉर्ज यूल ईसाई धर्म से। यानी कि कांग्रेस की प्रथम 4 अध्यक्ष 4 धर्म के व्यक्ति बने थे दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे कहते हैं RSS की स्थापना कब हुई? तो 1925 में होता है दोस्तों। कहाँ में होती है? तो नागपुर, जिसे संतरा नगरी के नाम से जानते हैं, नागपुर को, वहीं पर होती है दोस्तों। और कौन करता है? KV हेडगेवार, KV हेडगेवार दोस्तों। 92 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है 1857 ईस्वी के क्रांति को कहा जाता है दोस्तों। 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, वही जो है भारत का पहला जो है स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति नामक पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों? तो वह लिखा है BD सावरकर। जब कोई पूछ देगा कि 1857 नामक पुस्तक कौन लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है SN सेन, सरकारी इतिहासकार थे, यही लिखे थे दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किया है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन में है क्या क्या? NaCl माने होता है नमक, तो नमक आंदोलन अगर इसे हम कहेंगे तो नमक आंदोलन का किए हैं दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन इसका भी किए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका भी किए हैं, सभी का किए हैं। तो इसमें ऑप्शन इनमें होना चाहिए था डी में, इनमें से कोई नहीं, इसलिए ऑप्शन इसका कोई भी सही नहीं है, इसलिए सभी को 1 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, सभी का सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच 1932 ईस्वी में कौन सा समझौता हुआ? तो 1932 में गांधी जी और जिन्ना के बीच दोस्तों, तो गांधी जी और जिन्ना के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था दोस्तों। यहाँ पर लिखना था गांधी और भीमराव अंबेडकर, या होता मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच, तब होता दोस्तों। तो इसमें कोई ऑप्शन इसका सही नहीं है और क्वेश्चन ही सही नहीं है, तो यहाँ पर सभी को 1 नंबर मिल जाएंगे। 95 क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में रखा गया? तो पूर्ण स्वराज याद है ना दोस्तों, 1929 ईस्वी का लखनऊ अधिवेशन ना, ये गलती है, 1829 का लाहौर, गलती है, लाहौर है लेकिन 1929। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में जो दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग रखा गया, तभी कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को क्या मनाया जाएगा दोस्तों? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या ताशकंद में नहीं है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद में क्या नहीं हुआ दोस्तों? इसको देख लेते हैं। भारतीय इतिहास में ताशकंद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है दोस्तों ताशकंद। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु दोस्तों बिल्कुल सही, 1965 में लाल बहादुर शास्त्री, 66 में मृत्यु हो जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना MN राय करते हैं दोस्तों, MN राय, 1920, कहीं कहीं देता है 25। तो ये भी ताशकंद में हुआ था। भारत पाकिस्तान समझौता यही करने गए थे 1965 में। गद्दार पार्टी का स्थापना ये हुआ है दोस्तों अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, याद रखिएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी ऑप्शन सही। 97 है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति की बात करें दोस्तों, तो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789।
इसी का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता दोस्तों। 1789 में ही एक और चीज हुआ था, अमेरिका का संविधान जो है लागू हुआ था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन है? तो अमेरिका का है दोस्तों, जबकि भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है दोस्तों। मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? ऑप्शन है जर्मनी का, फ्रांस का, रूस का, ऑस्ट्रिया का था। मेटरनिख जो दोस्तों ऑस्ट्रिया का चांसलर था, याद रखिएगा। और जो बहुत क्रूर चांसलर था, क्रूर था, अपना बात सभी पर थोपना चाहता था। अगला क्वेश्चन इसी से है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी जब एकीकरण करना चाहते थे तो इसके विरुद्ध में कौन था दोस्तों? इसके विरुद्ध में ऑस्ट्रिया था। वेरी गुड दोस्तों। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिख, ये दोनों था दोस्तों। ये दोनों का आंसर हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर डी सही दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों। ये था 100वां क्वेश्चन दोस्तों। आप लोग सभी लोग आंसर से मिला लीजिएगा किसका कितना सही हुआ है। और जिनको हम बोले थे 100 में 100 नंबर आएगा उनको हम 100 रुपया का इनाम देंगे, तो उनका भी कॉपी चेक करके बता दिया जाएगा। इसके बाद जो है 2 मोटिवेशनल वाक्य था दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। पहला था, हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। माने हार जो वो सबक है, हार से हम लोग अपने आप में सुधार करते हैं, तो सबक एगो देता है बेहतर बनाने के लिए कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। अगर हार के बाद भी अगर मेहनत आपका आदत बना हुआ है तो एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। और अगला था दोस्तों, इससे भी अच्छा था, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। तो जो आज के समय में अच्छा से पढ़ लिया कठिन मेहनत करके, तो आगे चलकर उसको कठिन मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मार्ट वर्क करेगा, स्मार्ट काम करेगा दोस्तों। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।